हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित, जो कि 2024 बोर्ड पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम जितने सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाले क्वेश्चन है। यदि आप गणित नहीं पढ़े होंगे तो ये गणित के बहुविकल्पी प्रश्न थोड़ा सा हार्ड तो लगेंगे, लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा। यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो यदि स्टूडेंट आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो अक्षय क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का पहला प्रश्न है कि कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो आपको समझना है कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिन संख्याओं का HCF यानी कि जो मौसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो इसमें से देखिएगा, तो 18 और 25 का जब हम लोग मौसा निकालेंगे तो 18 और 25 का मौसा ही हमारा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन ही असहभाज्य संख्याओं का युग्म हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले कटाएंगे तो हम क्या कट करके बन जाएगा, यहाँ 72, फिर कटाएंगे तो 36, फिर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 18, 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 9, और फिर 9 को कटा देंगे 3 से तो ये 3, और फिर ये हो जाएगा 3 से कटाएंगे तो 1। 144 को कैसे लिखेंगे, तो 144 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 के घात 4 और 3 के घात 2। तो देखिए यहाँ से चार घात है और यहाँ पे 2 घात है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो 6। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही तरीका से। अब चलिए अगला हम पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है कि m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस my बराबर 1 का अद्वितीय हल होगा। तो देखिए सबसे पहले हम अब जो दिया है समीकरण उसको लिख लेते हैं। समीकरण आपका है x माइनस 2y बराबर 3, ये आपका पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस my बराबर 1, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अब यहाँ से हम कंपेयर कर देंगे किससे, तो a1x प्लस b1y इजिकल टू सी से, पहले वाले को। तो यहाँ से a1 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, a1 हमारा निकल के आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, b1 इजिकल टू आ जाएगा -2, और c इजिकल टू क्या हो जाता है, तो 3। इसको हम लोग छोड़ देते हैं। फिर देखिए अब a2 लिखेंगे तो a2 हो जाएगा हम लोग का 3, और b2 क्या हो जाएगा, तो b2 के जगह पर m है, c2 के जगह पर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए जब अद्वितीय हल होगा तो इसका एक शर्त होता है कि a1 बटा में a2 इजिकल टू b1 बटा में b2, ठीक है। अब a1 के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 1, और a2 के जगह पर क्या लिख देंगे, तो 3, b1 के जगह पर लिख देंगे -2, और b2 के जगह पर क्या लिख देंगे, m। तो यहाँ पे हो जाएगा m। अब तिर्यक गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा m इजिकल टू, फिर यहाँ से गुणा कराएंगे तो 3 इंटू -2, तो यहाँ से m का हमारा मान क्या आ जाएगा, तो -6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है 2x प्लस 3y इजिकल टू 18, x माइनस 2y इजिकल टू 2 का हल होगा। इसे हल कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले जो समीकरण दिया है 2x प्लस 3y इजिकल टू 18 उतार देंगे, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, और ये आपका समीकरण सेकेंड हो जाएगा। x माइनस 2y इजिकल टू 2, ठीक है, ये सेकेंड समीकरण हो जाएगा। अब करना क्या है, तो किसी x को बराबर करिए दोनों समीकरण में, या y को। तो चलिए x को ही बराबर करते हैं, तो पहले तो अपना समीकरण फर्स्ट वाला लिख देंगे ऐसे ही, तो ये हो जाएगा 18। अब सेकेंड के दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2x माइनस 4y इजिकल टू ये हो जाएगा 4। अब करना क्या है, किसी x को या तो y को हटाना है, तो हम लोग विलोपन विधि पढ़े, अब घटा देंगे यहाँ से, ठीक है, घटा दीजिएगा। तो आपका ये घट करके ये वाला हो जाएगा 3y, और 4y ये घट करके ये हो जाएगा 7y।
और यहाँ से 18 में से 4 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 14। अब 7y इजिकल टू 14 है तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो 14/7 यानी कि 2। ठीक है, y का मान हमारा कितना आ गया, तो y का मान आ गया 2। y का मान अब किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ से मान लीजिए कि हम दूसरे वाले में ही रखते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 2 इजिकल टू 2। अब ये x माइनस 2 दूनी के 4 इजिकल टू हो जाएगा 2। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 और 4 उधर जाके प्लस यानी कि 6। x का मान हमारा क्या आ जाएगा, तो 6। तो इस तरह से y का मान 2 आना चाहिए और x का मान 6 आना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट। तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 क्या है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण x प्लस के वाई इजिकल टू 1 तथा के एक्स प्लस वाई इजिकल टू के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। तो इसे हम लोग हल कैसे करेंगे, पहले तो देखिए किसी भी दो रैखिक समीकरण का जब अनेक हल होता है तो उसका एक शर्त होता है। शर्त क्या होता है, तो a1/a2 इजिकल टू b1/b2। ठीक है, यानी कि इसी फॉर्म में न रहता है a1x प्लस b1y इजिकल टू c1 और दूसरा रहता है a2x प्लस b2y इजिकल टू c2। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करके यहाँ से पहले मान निकालेंगे। तो यहाँ से a1 का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो 1। तो चलिए यहाँ 1 रख दीजिए। अब a2 का मान क्या आ जाएगा, तो a2 का मान आ जाएगा k, तो बाटा में k हो जाएगा इजिकल टू b1 का मान क्या आ जाएगा, तो b1 का मान आ जाएगा यहाँ से k, क्या हो जाएगा k, और b2 का मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 है घात y का गुणांक, तो यहाँ 1। अब यहाँ से हम लोग गुणा कर देंगे तिर्यक, तो के स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा 1। अब के का जब हम लोग वेरिएबल निकालेंगे तो ये करणी में 1 चला जाएगा और के का मान आ जाएगा प्लस और -1, प्लस और -1। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ठीक है, प्लस और -1। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 क्या है, प्रश्न संख्या 6 है कि यदि 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इजिकल टू 1/7 तो x का मान निकालिए। सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन को उतार देंगे, चलिए उतार दीजिए। उसके बाद देखिए तिर्यक गुणा कराइए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इजिकल टू 7। अब एक्स स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 7 प्लस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा 9 और x इजिकल टू हो जाएगा करणी में 9। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका +-3। क्या आ जाएगा, प्लस और -3। तो आपका ऑप्शन जो है सी वाला सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 है कि व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा B का निर्देशांक 1, 4 है तो A का निर्देशांक होगा। मान लीजिए कि ये आपका वृत्त हो गया, क्या हो गया, वृत्त हो गया। इसका व्यास जो है यहाँ से A और B हो गया। ठीक है, और यहाँ पर है केंद्र O। चल मानिए इसका निर्देशांक दिया है 2, -3। ठीक है, और B का निर्देशांक दिया है 1, 4। ए का निर्देशांक पूछ रहा है तो ए का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x1 y1, x1 और y1। और यहाँ से हल कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त का निर्देशांक होता है वहाँ से xy इजिकल टू होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यहाँ से अब हम लोग कंपेयर कराएंगे तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, तो x1 प्लस x2/2। अब x के जगह पर क्या रखना है, तो x के जगह पर 2 रखेंगे, x1 के जगह पर x1 ही रखेंगे और x2 के जगह पर हमको क्या रखना है, तो 1 रखना है। तो यहाँ 1 रखेंगे, बाटा में हो जाएगा 2। अब इन तिर्यक गुणा करके क्या बन जाएगा, तो x1 प्लस 1 इजिकल टू आ जाएगा 4। तो यहाँ से x1 इजिकल टू का आ जाएगा, तो 4 में से ये 1 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। अब समझिए आगे हम लोग क्या करेंगे, तो y वाला रखेंगे, y से कंपेयर करा देंगे। तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2, यानी कि y1 का मान, तो y1 के जगह पर y1 ही रखेंगे।
y1 के जगह पर y1 ही रखेंगे, और y2 के जगह पर क्या रखना है, तो y2 के जगह पर 4 रखना है। क्या, 4 बटा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग y के जगह पर क्या रख देंगे, तो ये विदित का निर्देशांक है -3, तो -3 रख दीजिएगा। -3 इजिकल टू हो जाएगा y1 प्लस 4 बटा में 2। अब तिर्यक गुणा करा देंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा y1 प्लस 4 इजिकल टू -6। अब यहाँ से y1 इजिकल टू आ जाएगा -6, ये भी जाएगा उधर तो -4 हो जाएगा -10। तो ये बिंदु ए का निर्देशांक क्या था, तो x1 y1। तो यहाँ से क्या मान निकल के आ जाएगा, तो मान निकल के आ गया x1 के जगह पर 3 और y1 के जगह पर -10। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका बाबू डी वाला हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 को। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए, या k का मान होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए क्या शर्त होता है, d = b² - 4ac = 0। ठीक है। अब यहाँ से a क्या आ जाएगा, तो यहाँ a के जगह पर 3 आ जाएगा, a बराबर 3, ध्यान दीजिए। अब b के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो b के जगह पर -12, और c के जगह पर क्या रख देंगे, तो c के जगह पर हमको क्या मिला है, k, तो c इजिकल टू हो जाएगा यहाँ से k। अब हल कर देते हैं, तो यहाँ से b², तो यानी -12 का स्क्वायर इजिकल टू -4ac, तो यहाँ से -4 के जगह पर 4, a के जगह पर 3 और c के जगह पर k इजिकल टू कर देते हैं 0। तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 144, -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और यहाँ से चरती है 12, तो -12 के इजिकल टू हो जाएगा 0। अब 144 इजिकल टू लिख देंगे, ये हो जाएगा 12 के। ठीक है। अब के बराबर निकल के क्या जाएगा, तो 144 बटा में 12, यानी कि कट करके ये बन जाएगा 12। तो के इजिकल टू हमारा कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही, ये वाला सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि दो आकृतियों जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हो क्या कहलाती है। तो दो आकृतियों के आकार तो समान है लेकिन उनका माप अलग अलग है, तो वह कौन सी आकृति कहलाती है, तो समरूप आकृतियां कहलाती है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, तो बी वाला हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम लोग 10 को पढ़ेंगे। 10 क्या है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है। अब देखिए संगत भुजाओं का अनुपात दिया है, क्या दिया है, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, तो 3:5 यानी कि 3/5 दिया है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग, यानी 3/5 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से तितरी के 9 और 5 5 25, 9/25 आ जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल पहला वाला सही हो जाएगा। अब 11 नंबर पढ़ेंगे, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी हो तो वह त्रिभुज होगा, वह त्रिभुज होगा। कौन सा होगा, पहले हम लोग त्रिभुज बना ही लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका त्रिभुज बन गया। ठीक है। ये आपका है 4, ये 3 और यहाँ हो गया 5। अब हम लोग इस पर कौन सा फार्मूला अपनाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण माने सबसे बड़ी वाला भुजा ये वाला, तो कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का बराबर हो। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 25 = 16 + 9 यानी 25 = ये हमारा आ जाएगा 25, यानी कि कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होती है। कौन सा त्रिभुज होता है, तो समकोण, कौन सा,
तो त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज। कौन सा? तो समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि राइट आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर पहला वाला ही सही हो जाएगा। अब हम लोग का प्रश्न संख्या 12 है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान बताइए। चलिए tan थीटा बराबर दिया है 8/15 और इसको tan थीटा को क्या लिखते हैं? तो हम लोग लिखते हैं लंब बाटा में आधार, लंब बटा आधार, यानी लंब और आधार का मान दिया है। किसका पूछ रहा है? तो कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कर्ण बटा में लंब होता है, कर्ण बटा में लंब होता है, इसका मान हमें बताना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये आपका बन जाएगा त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ से हमको लंब कितना मिला है? तो 8, ये वाला हमारा लंब हो गया, ये वाला आधार हो गया। अब कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालना है ना, तो पाइथागोरस का परिमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। अब लंब के वर्ग यानी कि क्या हो जाएगा? तो 8 का वर्ग 64 और आधार यानी 15 का वर्ग 225। यहाँ से आ जाएगा 200 हम लोग का 89। कितना आ जाएगा? 89। कर्ण का वर्ग इजिकल टू 289 आ जाएगा। तो कर्ण इजिकल टू क्या हो जाएगा? तो कर्ण इजिकल टू आ जाएगा हम लोग का 17। कितना? 17। अब हमको किसका बताना था? तो कोसेक थीटा का बताना था, यानी कि 17 यहाँ हो जाएगा और यहाँ लंब के जगह पर क्या हो जाएगा? 8। आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा? तो पहला वाला। कौन सा आ जाएगा? तो पहला वाला आंसर आ जाएगा, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 13 पढ़ते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि समरूप त्रिभुज का परिमाप, समरूप त्रिभुज का परिमाप का अनुपात कितना दिया हो जाएगा? तो ये दिया है पहले का 10, तो पहले का 10 हो जाएगा और दूसरे का कितना है? तो 15, यानी कि कटा देंगे तो 5 दूना 10, 15, 2:3 है। परिमाप का यदि अनुपात 2/3 है या 2/3 है, तो भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा? भुजाओं का अनुपात यही हो जाएगा 2:3 ही हो जाएगा। अब हम लोग निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा भुजाओं का वर्ग। क्या हो जाएगा? भुजाओं का वर्ग हो जाएगी यहाँ से, यानी कि 2 दूनी के 4 और बटा 9, यानी कि इसका आंसर बन जाएगा 4:9। ये 4:9 है। यदि भुजाओं का अनुपात आपको पता है तो क्षेत्रफलों का अनुपात ऐसे आप करके निकाल लेंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान बताइए। हमको दिया है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ से cos 3 थीटा बराबर क्या आ जाएगा? तो ये 1 और यहाँ जो गुणा है मैंने दोनों, तो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए cos 3 थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये cos में कितने अंश का मान है? तो ये cos में 60 अंश के मान है, तो यहाँ cos 60 अंश लिख देंगे। अब 3 थीटा बराबर आ जाएगा 60 अंश, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा? 60 अंश बटा 3, यानी कि 20 अंश। कितना? 20 अंश। तो आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर जो है सी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 को। 15 हमारा क्या है कि दो वृत्तों के परिधियों में 3 संबंधे 2 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए वृत्त का जो परिधि होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो 2πr, ये होता है वृत्त का परिधि, ठीक है। वृत्त का परिधि 2πr। तो पहले वाला का परिधि कितना हो जाएगा? तो पहले वाला का परिधि 2πr, यानी कि इसके हिसाब से आ जाएगा 3, ठीक है। और बटा में दूसरे का करेंगे तो इसका भी 2πr ही, सूत्र तो वही लगेगा। अब 2πr दूसरे वाला का मान है तो 2। अब देखिए यहाँ से 2π से 2π कट गया, यानी कि r1 r2 का मान क्या आ जाएगा? तो r1 और r2 का जो मान है त्रिज्याओं का अनुपात आ गया क्या? 3 संबंधे 2।
अब हम लोग वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताएंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब R1 का मान कितना है, तो R1 का मान 3 है, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा तो 9, और R2 का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा तो 4, यानी कि 9:4 हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा बिल्कुल। अब चलिए हम लोग 16 नंबर पढ़ते हैं कि यदि एक समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा यह एक अर्धगोला है, यह अर्धगोला है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, तो ये आर है, और फिर एक और अर्धगोला, यानी कि उसकी भी त्रिज्या कितना लेना है, तो आर लेना है। दोनों लोगों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो एक गोला बनेगा। ठीक है, और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr स्क्वायर होता है, 2πr स्क्वायर होता है। तो पूरे गोला का जब हम लोग बताएंगे तो क्या हो जाएगा, 4πr स्क्वायर, यानी संपूर्ण गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल के होता है वो क्या हो जाएगा, तो 4πr स्क्वायर, यानी कि राइट आंसर आपका ए बिल्कुल हो जाएगा। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय परिवृत्त की माप नहीं है। तो केंद्रीय परिवृत्त की माप कौन सी नहीं है, तो मानक विचलन जो है केंद्रीय परिवृत्त की माप नहीं है। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग अब बट्टा में संख्याओं की कुल संख्या। तो अब जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 हो जाएगा, और बट्टा में कितनी संख्या हो जाएंगी, तो 9। अब इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 45/9, यानी 45 में 9 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, निकल करके 5 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक क्या होगा। अब हम लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है, सूत्र बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका, 3 × माध्यिका -2 × माध्य, 2 × माध्य। अब हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो 3 के जगह 3 और माध्यिका कितना दिया है, तो माध्यिका दिया है 16, तो 16 लिखिए, -2 के जगह 2, माध्य कितना दिया है 15, तो 15 लिख दीजिए। अब 16 तिया 48 -15 दूनी के 30, और 48 में से 30 जाएगा तो आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18, यानी कि उसका बहुलक कितना निकल करके आ जाएगा, तो 18, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका क्या होगी। तो देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है फॉर्मूला n + 1/2, कितने तक बोला है 10 के, तो 10 + 1/2 यानी कि 11/2, यानी कि 5.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर जो आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।